हेलो फ्रेंड, मैं हूं आशीष। आज तारीख है 3 फेब। और आज मेरे रडार पे दो स्टॉक्स आए हैं। ठीक है, दोनों के अंदर बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है। तो अब इन दोनों स्टॉक्स की एनालिसिस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टॉक्स मुझे क्यों अच्छे लग रहे हैं, और कैसे आपकी ट्रेडिंग में भी इस वीडियो को देख के लर्निंग कैसे आप कर सकते हो, कैसे स्टॉक को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो पहला जो स्टॉक है, चार्ट भी आपको दिख ही रहा होगा। बजाज फाइनेंस का स्टॉक है। ये वीकली चार्ट है। अब देखो, इस बजाज फाइनेंस के अंदर ये क्लियर ब्रेकआउट क्यों है। तो सबसे पहले तो ब्रेकआउट होता क्या है, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट लेवल आपका ब्रेक हो जाता है वॉल्यूम के साथ, तो उसको एक ब्रेकआउट, अच्छा ब्रेकआउट कहते हैं। अब जब भी ब्रेकआउट बनता है तो आपको क्या है, वहाँ पे कैंडल की स्ट्रेंथ देखनी है। कैंडल स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, और जो वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। स्टॉक का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं होना चाहिए। तो सारी चीज़ें हम चेक करते हैं कि अच्छे ब्रेकआउट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो देखो, वीकली चार्ट के अंदर ये हमारा इंडिकेटर भी इसमें लगा हुआ है, तो उसके हिसाब से भी मैं आपको सब बता दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये स्टॉक ने काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई है। तो मतलब एक बुल रन तो स्टॉक बजाज फाइनेंस के अंदर यहाँ पे आ चुका है। तो मतलब यहाँ पे कोविड के बाद में जो रिकवरी हुई है, वहाँ पे एक बुल रन आया। और 2021 नवंबर 2021 तक इसका जो हाई था वो लगभग 8,050 के आसपास इसने हाई मारा। और फिर उस हाई को ये स्टॉक जो है तोड़ नहीं पाया, और मार्केट फिर रिट्रेसमेंट पे आया। मतलब रिटेल ट्रेडर को इसने यहाँ पे भगा दिया, ये शेक आउट हो गया। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे भाग गए, क्योंकि इतना जो फॉल आया वहाँ पे कोई भी रिटेल ट्रेडर टिकेगा नहीं। फिर एक बाउंस आया, फिर वो लेवल की कोशिश हुई, लेकिन फिर वो वापस नीचे गिर गया। फिर यहाँ पे कोशिश हुई, तो यहाँ पे भी स्टॉक जो है टिक नहीं पाया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक ब्रेकआउट आप इसको कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम्स हैवी नहीं है, और हमारे जो इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर के अंदर भी आपका जो वॉल्यूम अगर ज़्यादा होता है एवरेज से, तो उसमें कलर आ जाता है, वो पिंक कलर हो जाता है। वो इसमें कोई भी कलर है ही नहीं। तो इसका मतलब क्लियर है कि ये विदाउट एनी हैवी वॉल्यूम्स यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, जिसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब नीचे के भी, अब कोई भी ब्रेकआउट हम देखते हैं ना, एक अच्छा ब्रेकआउट किसे मानते हैं। देखो, ब्रेकआउट है ना, ये सपोज आपकी ये रेजिस्टेंस लाइन है, और नीचे आपका जो फॉल मार्केट हो रहा है, नीचे जो सेलिंग हो रही है, ये एक ट्रेंड आने के बाद जब ये सेलिंग होती है, तो वो सेलिंग है ना धीरे धीरे कम होनी चाहिए। तो और वो नीचे के जो लो हैं वो ऊपर की तरफ खिसकेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं। एब्जॉर्ब मतलब कि सेलर्स कोशिश कर रहा है मार्केट को गिराने की, लेकिन मार्केट जो है ज़्यादा नीचे जा नहीं पा रहा, वो धीरे धीरे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है। इसका मतलब सेलिंग की जो क्वांटिटी है वो एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार कोशिश हुई, फिर थोड़ी कोशिश हुई, फिर वो देखो यहाँ पे ना वो स्लो होती जा रही है। उसका जो नीचे के स्विंग पॉइंट देखोगे तो वो ऊपर की तरफ खिसक रहे हैं। तो ये हमें क्लैरिटी देता है कि नीचे से जो है मार्केट ऊपर की तरफ खिसक रहा है, मतलब सेलिंग कमजोर हो रही है। अगर सेलर कमजोर होगा तो बचेगा कौन। ठीक है, देखो मार्केट में दो ही चीजें होते हैं, दो ही बंदे होते हैं, एक बायर, या तो बायर बनना पड़ेगा या सेलर बनना पड़ेगा। लेकिन अगर सेलर कमजोर हो रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि बाइंग में स्ट्रेंथ बढ़ेगी और बायर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो कोई ना कोई तो बंदा है जो इसको नीचे ले जाने नहीं दे पा रहा है। ठीक है, फाइट तो दोनों में ही चल रही है, बायर में भी और सेलर में भी। अब देखो जैसे ऊपर का, अब इस टाइम पे जो ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे देखो एक लेवल भी यहाँ पे ऑटोमेटिक इस इंडिकेटर में आते हैं। ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। अब वो लेवल देखो, कभी भी कोई भी जो रिसेंट वाला रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि पीछे का। अब यहाँ पे क्या है ना, ये तो कोइंसिडेंस है। यहाँ पे बहुत बार ऐसा होगा कि आपके बहुत ज़्यादा पुराने लेवल्स एक ही साथ में मर्ज हो, मतलब वो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे भी यहाँ पे क्या हुआ, ये वाले लेवल, ये लेवल और ये सारे लेवल लगभग एक जैसे, एक ही लाइन पे आ रहे हैं। मैं पहले सारी ड्राइंग यहाँ से निकालता हूँ, फिर आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे आप हमेशा क्या है ना, रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो होता है वो एक एरिया होता है, कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता कि मैं बोल दूँ कि 8,000 का लेवल है तो 8,000 का लेवल नहीं होता है। 8,000 से 8,100, 8,050 वो एक एरिया होता है। और वो एरिया भी सक्सेसफुली सस्टेन हो जाए तो आपको ट्रेड लेनी चाहिए। ठीक है, वो एक अच्छा ब्रेकआउट मानेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कोई रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा तो वो रेजिस्टेंस एरिया कुछ इस तरीके का आएगा।
ठीक है, ये एरिया है जहाँ पे मार्केट सबसे ज़्यादा रजिस्ट कर रहा है ना। अब उसके बाद क्या होगा, कभी भी कोई भी एरिया अगर उसके बाद कोई भी एक नया लेवल बन जाता है, नया कोई स्विंग पॉइंट जनरेट हो जाता है, तो समझ लो वो लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना कि ये। ठीक है। अब ये लेवल जब यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, तो वहाँ पे पिंक क्लियरली, यहाँ पे एक पिंक वॉल्यूम आ चुकी है। पिंक वॉल्यूम मतलब ये कि एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम है। ठीक है। तो ये एक क्लियरली अच्छा ब्रेकआउट है बजाज फाइनेंस के अंदर। तो जितना ज़्यादा लंबा और जितना ज़्यादा पुराना कोई भी इम्पोर्टेंट लेवल अगर ब्रेक होता है स्टॉक्स के अंदर, तो समझ लो वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल हो सकती है। ये एक्यूमुलेशन के बाद जो ब्रेकआउट होता है, ये एक्यूमुलेशन वाला ब्रेकआउट है। ठीक है, ये नया ट्रेंड एस्टेब्लिश कर रहा है स्टॉक। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी धीरे धीरे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, जैसे जैसे मार्केट हमेशा हायर हाई हायर लो पे जाएगा। ठीक है, अभी जो है हायर हायर लो पे नहीं था, वो एक फ्लैट फ्लैट बेस पैटर्न में चल रहा है। ठीक है, लेकिन अब हायर हाई हायर लो बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो तो एंट्री ले सकते हैं, लेकिन जो कंजर्वेटिव हैं, ठीक है, वो रीटेस्ट के बाद एंट्री लेंगे। ठीक है, तो मैं तो इसमें रीटेस्ट के बाद ही एंट्री लूंगा, अभी एंट्री नहीं लूंगा। पर ये क्लियर है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट सक्सेसफुली हो चुका है, तो मार्केट की ऊपर जाने की संभावना अभी स्टॉक में ज़्यादा है। अब दूसरा क्या, दूसरा ये तो हमारा टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया। फंडामेंटल एस्पेक्ट से अगर हम देखेंगे तो क्वार्टरली रिपोर्ट्स पे नज़र मारो। ठीक है, देखो लास्ट का दिसंबर वाला आया है, सितंबर का है, जून का है। इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो रिपोर्ट्स आए हैं वो सब के सब पॉजिटिव हैं। मतलब 16% ग्रो किया, 17% सेल्स किया। ठीक है, तो ये सब अच्छा है। ठीक है, और अगर हम ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो उसमें भी कंटिन्यू 3 साल से ग्रोथ आया है, तो मतलब कंपनी जो है वो तो बहुत ही स्ट्रांग है। पी रेशो देखेंगे तो यहाँ पे 72 64 का पी पहुँच गया। यही रीज़न था कि इसको अक्यूमुलेशन चाहिए था, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। अब वही कंपनी आज के टाइम पे देखेंगे तो वो अब 30 के पीई पे खड़ी है। इसका मतलब वही कंपनी अब अर्निंग्स उसकी अच्छी हो गई हैं, तो उसके हिसाब से अब कंपनी ये सस्ती है। 30 का पी अब दोबारा 60 हो जाए तो वो महंगी हो जाएगी, लेकिन अब 30 है तो इसका मतलब ये सस्ती है। और सस्ती कंपनी, अच्छे फंडामेंटल्स हैं, इसका मतलब इसके अंदर एक अच्छा बाउंस और अच्छा एक ट्रेंड हमें यहाँ पे दिख सकता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा स्टॉक जो आज नज़र आया आज के मार्केट में। दूसरा स्टॉक है वो है एसआरएफ। देखो स्टॉक्स आपको कोई भी बता सकता है, आपके नज़र में भी आएंगे। मेन चीज़ होती है एनालिसिस और वो नज़र का टिकना। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आज 10 स्टॉक देखे, 20 स्टॉक देखे, आपने भी देखे होंगे, आप भी बोलेगा अरे ये तो मैंने देखा था, अरे ये स्टॉक में ब्रेकआउट आया था, लेकिन क्या आपने ट्रेड किया, क्या आपने ट्रेड लिया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हमेशा एक्सपीरियंस बंदे की ही नज़र उस स्टॉक पे टिक जाती है कि हाँ भाई ये मेरे वाला स्टॉक आया है, ये मेरे रडार वाला आया है। ठीक है, या आपकी कोई भी कंडीशंस हैं, कोई भी आपकी चेकलिस्ट है, वो सारी मैच हो जाए तो बोला हाँ ये मेरे तरीके वाला स्टॉक है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, हमें सब सब स्टॉक में नज़र जाएगी, तो इसीलिए स्टॉक ढूंढ के बताना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और जो ट्रेंडिंग अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो सबके नज़र में आते ही हैं। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है नज़र का टिकना। अब मेरी नज़र ये दो स्टॉक्स पे आई, दूसरा है एसआरएफ। अब एसआरएफ की भी थोड़ी सी एनालिसिस मैं कर देता हूँ। देखो, अब एसआरएफ की एनालिसिस सबसे पहले क्वार्टरली देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके इस बार के अच्छे आए हैं। ईयरली इतना स्ट्रांग नहीं है, वो पिछले साल के कंपेयर में थोड़े से कम है। अब देखो ये जो सेक्टर है ना, ये थोड़ा सा सेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब एसआरएफ जो है, देखो मैं एसआरएफ, आप सेक्टर यहाँ से भी देख सकते हो, ये इंडस्ट्रियल स्पेशलिस्ट प्रोसेस इंडस्ट्रीज में आता है ये स्टॉक। ठीक है, और बाकी डिटेल और बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर पढ़ना चाहोगे तो फिर वो स्क्रीनर पे जाना पड़ेगा। पर मैं यहीं पे अभी आपको बता देता हूँ। देखो ईपीएस देखेंगे तो 41 63 72। तो यानी कि कंपनी तो पिछले 2 3 साल से तो स्ट्रांग ही है, स्टेबल भी है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। सेल्स भी देखेंगे तो 8,000 से 12,000, 14,000, 13,000। यही साल सिर्फ थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, तो यानी कि अगर ये वाला क्वार्टर अच्छा है तो मतलब पिछले वाले क्वार्टर में थोड़ी सी गड़बड़ थी, इस वजह से वो इस साल का जो है थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन अगर इस बार स्ट्रांग आया है तो इसका मतलब आने वाले क्वार्टर में अगर स्ट्रांग आया तो यानी कि वापस ये जो पीछे 3 साल की जो स्ट्रेंथ थी वो वापस कंटिन्यू रह सकती है। देखो फंडामेंटल में आपको बस इतना चेक करना है कि क्या वो आपके लायक, मतलब क्या आपको ऐसा लगता है उसके फंडामेंटल्स देख के, फाइनेंशियल्स देख के, कि भाई ये आने वाले टाइम में और अच्छा परफॉर्म करेगा या अच्छा क्वार्टर रिजल्ट्स देगा। अगर आपको विश्वास होता है कंपनी पे कि हाँ भाई ये कंपनी स्टेबल है और ये अच्छा रिटर्न दे सकती है,
तो समझ लो फिर उस पर आप बेट लगा सकते हो। ये थोड़ा सा पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि मेरे को कैसा बिजनेस अच्छा लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखने जाए तो मैं तो इस पे बेट ले लूँगा, क्योंकि टेक्निकल चार्ट पे भी देखेंगे तो देखो पहले ये सुपर डुपर तरीके से इसने सेंचुरी मारी, मतलब बहुत अच्छा रिटर्न दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हो गया। ठीक है, यहाँ से हाई नहीं बना पाया और फिर मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट ही होते जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपकी स्ट्रेंथ देखोगे, ये फ्लैट बेस पैटर्न है। ठीक है, उसमें वीसीपी पैटर्न टाइप बन रहा था, वॉलीटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, जो मार्क माइनर विनी का फेमस है। और ये फ्लैट बेस पैटर्न है, मतलब मार्केट ज़्यादा नीचे जा नहीं पा रहा। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, रिटेल ट्रेडर को भगाने के लिए स्टॉक को रुकना होता है। या तो दो तरीके से होता है, या तो एकदम से सीधा करेक्शन दे दे, ऑटोमेटिक भाग जाएंगे। दूसरा, वो एक एरिया में एक्यूमुलेट हो जाए। अब इसमें क्या हुआ वो देखो, यहाँ पे ये डेढ़ ये जो हमारी लॉन्ग टर्म वाली लाइन है, वो लॉन्ग टर्म लाइन के पास भी नहीं आया, और धीरे 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 खिसक के वो यहाँ पे टच हुआ। तो इसका मतलब वो समय के साथ वो टाइम वाइज करेक्शन ले रहा है स्टॉक। ठीक है, ऊपर का रेजिस्टेंस अगर निकल नहीं रहा तो ये क्लियर है कि वो टाइम वाइज करेक्शन ले रहा है। लास्ट का जो लेवल है हमारा रेजिस्टेंस का, वो पिंक वॉल्यूम के साथ इसने क्लियर कर दिया। अब पिंक वॉल्यूम इसके अंदर भी एनालाइज करेंगे तो ये देखो, इस एरिया में इससे पहले कोई भी ऐसी हैवी वॉल्यूम्स वाला कैंडल दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा अभी तक की सबसे ज़्यादा हैवी वॉल्यूम ये यहाँ पे ब्रेकआउट पे लगी। ठीक है, तो ये भी जो अब ब्रेकआउट हो रहा है, ये ब्रेकआउट भी आपका जो है एक्यूमुलेशन के बाद जो ब्रेकआउट होता है, एक्यूमुलेशन वाला ये ट्रेंड एस्टेब्लिश कर रहा है, वो ब्रेकआउट है। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, मतलब हायर हाई हायर लो में चलेगा जो स्टॉक चलेगा। तो मैं भी इसके अंदर जो है एक रीटेस्ट का वेट कर रहा हूँ। जैसे रीटेस्ट अगर स्टॉक हुआ, तो जैसे मान लो यहाँ पे अभी चल रहा है, अब मैं डेली चार्ट पे जाऊँगा। डेली चार्ट के अंदर देखेंगे तो दिक्कत कहाँ आती है, यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लूंगा तो ये स्टॉक में स्टॉप लॉस क्या लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरी ये सपोर्ट की लाइन देखो, सपोर्ट लाइन मेरी बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी है। ठीक है, और मैं स्टॉप लॉस क्या लगाऊंगा, क्योंकि ये ट्रेंड ऑलरेडी चल चुकी है। ठीक है, तो इसलिए मैं इंतज़ार करूंगा, बेशक स्टॉक निकल जाना है तो निकल जाए, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रिस्क है वो रिस्क मेरे को मेरा वाला चाहिए, मतलब मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, मेरे को वो रिस्क लिमिटेड होना चाहिए। क्योंकि आप सिर्फ रिस्क को ही कंट्रोल कर सकते हो, ये भागेगा नहीं भागेगा वो हमें नहीं पता, वो प्रोबेबिलिटी है पूरी। अब देखो यहाँ से ये थोड़ा सा और ऊपर जाए, लेकिन जब करेक्शन होता है थोड़ा सा, ये डेली चार्ट पे जब नीचे आएगा, नीचे आने के बाद जब कहीं ना कहीं ये हमारे सपोर्ट लाइन के आसपास आएगा, वहाँ से अगर बाउंस होता है, ठीक है, अच्छी वॉल्यूम्स रहती हैं, तो मैं उसके अंदर ट्रेड ढूंढूंगा। ठीक है, बाकी ये है कि ये ट्रेंड एस्टेब्लिश कर रहे हैं। बाकी जो, अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है जो लॉन्ग टर्म के लिए बैट छोड़ देना चाहता है, स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म ले के रखना चाहता है 2-3 साल के लिए, ठीक है, तो उसके लिए भी ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं दोनों स्टॉक। ठीक है, एसआरएफ भी और बजाज फाइनेंस भी। बजाज फाइनेंस देखो, ये तो सबको नाम भी पता है, ये बहुत ज़्यादा मार्केट में नाम है बजाज फाइनेंस का। ठीक है, तो ये भी बहुत टाइम से भागा ही नहीं है ना, और क्योंकि फाइनेंस जो सेक्टर है वो इतना ज़्यादा ट्रेंड में था ही नहीं, और अभी उसमें ट्रेंड आ रहा है, बजाज फाइनेंस भाग रहा है, इसका मतलब ये अब आगे चलने की ज़्यादातर फाइनेंस स्टॉक अब भागने की तैयारी में है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई मारा है। तो इसलिए आप भी ये तगड़ा स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। थोड़े बहुत अप डाउन तो आएंगे, देखो कोई भी ट्रेंड बिल्कुल रॉकेट नहीं बनेगी, और रॉकेट बनती है वो आपके हाथ में नहीं आएगी। ठीक है, वो आपका लक है कि कोई आपके पोर्टफोलियो में निकल जाए, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी पे बेट करते रहो तो कुछ ना कुछ अच्छे स्टॉक मिलते रहेंगे। बाकी ये बजाज फाइनेंस और एसआरएफ, ये दो आज अच्छे स्टॉक हैं, आप इस पे ज़रूर एक बार अपना अपने तरीके से अपने चेकलिस्ट में, अपने पोर्टफोलियो में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।